इस बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक डोनेट्स्क के क्रामातोर्स्क इलाके में यूक्रेन की सेना पर हमला करते दिखाई दिए। रूस ने दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन के 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए। असल में यूक्रेन के इस पूर्वी हिस्से डोनबास में पिछले कई दिनों से पुतिन और जेलेंस्की की सेना के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। और इसी कड़ी में रूस की सेना ने क्रामातोर्स्क शहर पर कब्जा जमाने के लिए वहां आसमान से बमों की बारिश कर दी। रूस की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें उसके सैनिक फ्लेम थ्रोअर सिस्टम सोंसिप्योक से यूक्रेन की सेना को निशाना बनाते दिखे। इस दौरान वहां एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए। रूसी सेना का ये एक ऐसा हथियार है जो महज 12 सेकंड में आग बरसाने वाले रॉकेट के 24 राउंड फायर करने की ताकत रखता है। इसी वजह से जैसे ही इससे हमला शुरू हुआ, दुश्मन पर मानो रॉकेट की बरसात शुरू हो गई। लॉन्चर से निकलते ही आग उगलते रॉकेट टारगेट की तरफ तेजी से बढ़े और फिर पलक झपकते ही दुश्मन के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। रूस ने इस हमले में क्रामातोर्स्क में उस स्कूल की इमारत के तबाह होने का दावा किया जिसे यूक्रेन के सैनिकों ने ठिकाना बनाया था। बड़ी खबर यूपी के हाथरस से आ रही है जहां एक ट्रक ने कांवड़ियों को रौंद दिया है। हादसे में 5 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 2 कांवड़ियों की हालत गंभीर बनी हुई है जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह हादसा आगरा अलीगढ़ रोड पर हुआ है। बड़ी खबर, दुखद खबर यूपी से सामने आ रही है जहाँ पर ट्रक ने कांवड़ियों को रौंद दिया। मौके पर 5 कांवड़ियों की मौत हो गई है, 2 कांवड़ियों की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी ये मिली है कि यह हादसा आगरा अलीगढ़ रोड पर हुआ। अब इस पूरे मामले की जांच होगी, लेकिन शुरुआती जानकारी जो सामने आई है कि रफ्तार तेज रही होगी ट्रक की, इस वजह से उसने 5 कांवड़ियों को कुचल दिया जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि 2 कांवड़ियों की हालत गंभीर है जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो यूपी के हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 5 कांवड़ियों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। करीब 2-2:15 बजे के आसपास सादाबाद थाना क्षेत्र पड़ता है जनपद हाथरस में। यहाँ पर एक दुखद हादसा हुआ है। इसमें पीछे से एक डंपर ने इनको एक्सीडेंट किया है, जिसमें अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें जो 7 कांवड़ी चल रहे थे वो घायल थे, उनको चोट लगी। इसमें अभी तक की प्राप्त जानकारी में 5 कन्फर्म्ड कैजुअलिटी हैं, एक और की स्थिति क्रिटिकल है। जो बाकी उनके साथी कांवड़िए हैं वो यहीं पर हैं, उनसे काफ़ी चर्चा बात हुई है और अभी बाकी जो कार्रवाइयाँ हैं, विधिक कार्रवाइयाँ हैं, वो सब की जा रही हैं। राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैयालाल मर्डर केस में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने आरोपी जावेद मंसूरी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की कन्हैयालाल की हत्या वाले दिन जावेद मंसूरी ने ही रेकी की थी और आरोपी रियाज को कन्हैयालाल की दुकान पर होने की जानकारी दी थी। हत्या के एक दिन पहले भी आरोपी जावेद मंसूरी ने रियाज से मुलाकात की थी, जहां हत्या की योजना पर चर्चा हुई थी। इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी जावेद मंसूरी मालदास स्ट्रीट में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान चलाता है। तो जावेद मंसूरी की गिरफ्तारी हुई है। ये अहम गिरफ्तारी इसमें हुई है क्योंकि जावेद मंसूरी ये वही शख्स है जिसने रेकी की थी और रियाज को जानकारी दी थी कि कन्हैयालाल अपनी दुकान में है, यानी कि कन्हैयालाल की दुकान पर मौजूद होने की जानकारी जावेद मंसूरी की तरफ से ही दी गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से डिनर का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ ही देश भर से आए लोग शामिल हुए। इस डिनर में कई आदिवासी नेताओं ने शिरकत की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। सोमवार को द्रौपदी मुर्मू नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की राजनीति की, जहां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने प्रदर्शन का ऐलान किया। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन के नाम पर जमकर तोड़फोड़ की गई, साथ ही उपद्रव किया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शरीफ को पंजाब प्रांत का सीएम घोषित किया गया, जिसका विरोध इमरान खान ने किया और प्रदर्शन का ऐलान भी किया। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रदर्शन की तस्वीरें। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन हुए। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कराची की, जहां इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तो वहीं दूसरी तस्वीर रावलपिंडी की है, जहां पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। तो इस बीच पाकिस्तान की सड़कों पर उत्पात जमकर हुआ। लोग सड़क पर उतरे, तोड़फोड़ करने लगे। हजारों की भीड़ एक गाड़ी पर टूट पड़ी और उसे तोड़ दिया। पाकिस्तान की सड़क पर अराजकता का माहौल देखने को मिला।
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। जगह जगह वहां पर प्रदर्शन किया गया। दरअसल पंजाब प्रांत के नतीजे घोषित हुए जिसमें इमरान खान की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसी को लेकर के वहां पर प्रदर्शन हुए और अब इमरान खान की पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया गया है। तो वहां पर आगजनी भी की गई, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। ये तस्वीरें कराची से सामने आई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की। दोनों के बीच हुई ये बातचीत इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन 6 दिन पहले तक सऊदी अरब में थे, लेकिन पुतिन और क्राउन प्रिंस की बातचीत से कुछ हैरान करने वाले संकेत मिले हैं। और पता चला है कि बाइडेन का सऊदी अरब का दौरा अमेरिका के लिए कुछ खास कामयाबी लेकर नहीं आया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ पुतिन की बातचीत कई अहम मसलों पर होने की खबर है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा कच्चे तेल का होने की बात सामने आई। रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी हुआ उसमें खास तौर पर ओपेक प्लस देशों के संगठन का जिक्र हुआ। दावा किया गया कि कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों के इस संगठन में सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा चल रहा है। इस संगठन में रूस भी अहम सदस्य है। अहम बात यह है कि अमेरिका कई महीनों से ये मांग कर रहा है कि कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि तेल के दाम काबू में आ सके, लेकिन रूस का दबदबा अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। इसलिए कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देश इस बात पर राजी नहीं हो रहे कि कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया जाए, लेकिन माना जा रहा था कि बाइडेन के दौरे का सऊदी अरब पर बड़ा असर होगा और सऊदी अरब तेल का उत्पादन बढ़ाने पर राजी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाइडेन जब अपना दौरा खत्म करने के बाद निकले तब भी इस पर कोई ऐलान नहीं हुआ। अब पुतिन से फोन पर हुई क्राउन प्रिंस की बातचीत से बाकी की तस्वीर भी साफ हो गई। तेल का उत्पादन बढ़ना अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि अमेरिका में महंगाई दर 4 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। दूसरी तरफ महंगे कच्चे तेल की वजह से दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था बेहाल हो रही है। वो सभी देश यूक्रेन की जंग और महंगे तेल के लिए अमेरिका को जिम्मेदार मान रहे हैं। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि किसी भी कीमत पर कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया जाए और कीमतों पर काबू पाया जाए। जबकि रूस के लिए कहानी बिल्कुल उलट है। पुतिन जानते हैं यूरोप और अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से अर्थव्यवस्था बेहाल हो रही, लेकिन कच्चे तेल की वजह से रूस अब भी बड़ी आर्थिक ताकत बना हुआ है। ऊपर से महंगे तेल के कारण रूस को जंग लड़ने का पैसा भी मिल रहा है। जबकि अगर कच्चा तेल सस्ता हो गया तो नुकसान रूस को होगा। या यूं कह लीजिए कि फिलहाल तो रूस की अर्थव्यवस्था केवल एक टांग पर चल रही है और वो है कच्चा तेल। वो एक टांग काफी मजबूत है क्योंकि तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। कच्चा तेल अगर सस्ता हो गया तो रूस के लिए टेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। इसीलिए अमेरिका से नाराज चल रहे पश्चिम एशिया के देशों को रूस इस खेल में पूरी तरह इस्तेमाल कर रहा है। कच्चे तेल के खेल में पश्चिम एशिया के देश सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। ये भी साफ है कि फिलहाल ये देश पुतिन से दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। इसीलिए तेल की कीमतों को कम करने की बाइडेन की हर चाल पूरी तरह बेअसर रही। एक बड़ी खबर बिहार से, जहां कन्हैया लाल हत्याकांड में आईबी की रिपोर्ट में बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि बिहार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। कन्हैया लाल हत्याकांड के समर्थन में जश्न मनाने वाले वीडियो सर्च किए जा रहे हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में सर्च हो रहा है, जिसको लेकर आईबी ने अलर्ट भी जारी किया है। तो आईबी की रिपोर्ट में ये पर्दाफाश हुआ है। बिहार में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई थी क्योंकि अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई है उसके बाद ये खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की पंजाब असेंबली में नए मुख्यमंत्री चुने जाने के दौरान इमरान खान की पार्टी पीटीआई और पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के विधायक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद वहां हंगामा मच गया। और वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पाकिस्तान की पंजाब असेंबली में पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पीएमएलएन के विधायक एक दूसरे से हाथापाई करते दिखाई दिए, जबकि वहां मौजूद कई लोग उन्हें अलग करने की कोशिश करते रहे। हालात बिगड़ने लगे तो वहां फौरन कुछ सुरक्षाकर्मी भी पहुंच गए, जिन्होंने लड़ रहे विधायकों को अलग कर दिया। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में पंजाब असेंबली के बाहर इमरान खान की पार्टी पीटीआई और नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। गुजरात के वलसाड से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पुल न होने की वजह से लोगों को तैरकर नदी पार करनी पड़ रही है और बारिश के मौसम में लोग जान जोखिम में डालने को मजबूर हुए हैं। बारिश के मौसम में जगशनार नदी में उफान आ गया, लेकिन लोगों की जिंदगी थमी नहीं। पुल न होने की वजह से कई साल से लोग ऐसे ही नदी तैरकर पार करते रहे और जान जोखिम में डालने को मजबूर दिखे। नदी को पार करने के लिए टायर ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, तो वहीं प्लास्टिक बैग और लकड़ी के राफ्ट का इस्तेमाल करते दिखे
लोगों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जाने के लिए नदी पार करते नजर आए। गुजरात के वलसाड के इस वीडियो ने झकझोर कर रख दिया, जिस पर जिम्मेदारों की उपेक्षा की वजह से लोग शिकार हुए और यहाँ रहने वाले लोग सुविधा से वंचित हो गए। स्कूल से लेकर अस्पताल तक जाने के लिए इस नदी को पार करना जरूरी है। कई शिकायतों के बाद भी आज तक किसी ने इनकी नहीं सुनी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां अचानक एक दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आकर 3 मजदूरों की मौत हो गई। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें ईंट भट्टे की दीवार भरभरा कर गिरती दिखाई दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें कुछ मजदूर ईंट भट्टे पर काम करते नजर आए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी दीवार गिर गई और उसके पास काम कर रहे मजदूर दीवार के मलबे के नीचे दब गए। इस हादसे की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया और फिर थोड़ी देर में कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया। बताया गया कि दीवार के मलबे में दबने की वजह से वहां काम करने वाले 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। देश के बड़े हिस्से में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तेलंगाना के महबूबाबाद में बरसात से लोग परेशान दिखाई दिए। यहाँ बारिश में एक स्कूल बस फंस गई, जिसमें 16 बच्चे मौजूद थे। चारों ओर पानी होने की वजह से बस आगे नहीं बढ़ पा रही, जिसके बाद लोग मदद के लिए आगे आए और एक एक कर बच्चों को बस से बाहर निकाला। लोगों ने बच्चों को गोद में उठाकर सुरक्षित किनारे पर पहुंचाया। तेलंगाना में आसमान से बरसी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। सड़कें सैलाब में डूब गई तो लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। लेकिन मुश्किलों भरे इन हालात में भी कुछ लोग घर से निकले और किसी तरह आगे बढ़ते नजर आए। बारिश के पानी में डूबे इलाकों में सभी लोग परेशान नहीं दिखे। बच्चों के लिए बारिश के पानी में डूबे मैदान मस्ती का जरिया बन गए। पानी भरे इलाके में बच्चे खेलते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने 7 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो खून में मिलावट करके लोगों की जान दांव पर लगा रहे थे। पता चला है कि लखनऊ के 137 ब्लड बैंक एसटीएफ के निशाने पर, और आशंका यह है कि वहां पर रखा हुआ खून जान बचाने वाला नहीं बल्कि जानलेवा साबित हो सकता है। मतलब यह कि अगर लखनऊ में किसी मरीज को अचानक खून की जरूरत पड़ जाए तो उसकी जान पर बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ब्लड बैंक से मिला ब्लड मिलावटी हो सकता है। खतरा इस बात का भी है कि ये मिलावटी ब्लड इंसान की रगों में पहुंचने के बाद उसकी जान ले सकता है। एक तरह से कंटामिनेटेड ब्लड होता था, जो भी जिसको भी ट्रांसफ्यूजन होता उसके लिए काफी डेंजरस हो सकता था। इस बार 7 लोगों को उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इनमें एक को इस खेल का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इससे पहले 2018 और 2021 में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। उस वक्त भी खून में मिलावट का ऐसा खेल पता चला था जो रोंगटे खड़े करने वाला था। ब्लड में सलाइन वाटर मिला करके उसकी क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल कर दिया जाता था और उसे कमर्शियल मार्केट में बेचा जाता था। माना जा रहा है कि इनकी जड़ें पूरे सिस्टम में काफी गहराई तक फैली हैं। इसीलिए लखनऊ का हर ब्लड बैंक एसटीएफ के निशाने पर है। 1, 2 या कुछ दर्जन नहीं बल्कि खून के 302 पैकेट इस रैकेट के कब्जे से बरामद किए गए हैं, जिनमें ब्लड का हर पैकेट संक्रमित मिला है। मतलब ये कि किसी मरीज के शरीर में अगर ऐसा खून चढ़ाया जाता तो मरीज की जान तक जा सकती। शुरुआती जांच में पता चला है कि मिलावटी खून के इस रैकेट के तार राजस्थान से जुड़े हैं और नौशाद नाम का एक युवक इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, जो कभी जोधपुर के एक ब्लड बैंक में टेक्नीशियन के पद पर था। लेकिन एसटीएफ के मुताबिक नौशाद ने जोधपुर से लखनऊ तक एक पूरी चेन बनाई हुई थी। इस चेन में कई लैब टेक्नीशियन शामिल किए गए थे। कई ऐसे लोग भी गिरोह में थे जो एक जगह से दूसरी जगह तक ब्लड पहुंचाने का काम संभालते थे। इसके अलावा बिना जरूरी दस्तावेजों के ही ये ब्लड बैंक के अंदर तक ऐसा खून पहुंचा देते थे। मिलावटी और संक्रमित खून बेचकर ये गिरोह मोटी कमाई करने में लगा हुआ था। यूपी एसटीएफ के अधिकारियों की माने तो जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे सामने आएंगे। आशंका तो ये भी है कि नौशाद का ये रैकेट केवल यूपी के लिए नहीं था, बल्कि मुमकिन है कि कुछ और राज्यों के ब्लड बैंकों तक भी ऐसा ही खून पहुंच रहा हो। और जहां भी ये खून किसी ब्लड बैंक में पहुंच रहा है, वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत की वजह बन सकता है। डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि इस तरह का खून बेहद खतरनाक है, क्योंकि संक्रमित और मिलावटी होने की वजह से इस तरह के खून का स्वभाव वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। जबकि किसी भी इंसान के शरीर में खून चढ़ाते हुए ब्लड ग्रुप तक का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर ब्लड ग्रुप में भी कोई गलती हो जाए तो शरीर में खून चढ़ाते ही गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं। इसलिए जैसे ही ये खून किसी मरीज को चढ़ाया जाता है तो खतरा उसके शरीर में तेजी से असर होने का है। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर में मौजूद खून के साथ ये ब्लड बैंक वाला मिलावटी खून मैच नहीं होगा, जिसकी वजह से खून में थक्के जम सकते हैं, जो बहुत कम वक्त में इंसान को मौत की वजह बन सकते हैं। शरीर का जो अपना ब्लड है, क्योंकि वो मैच नहीं होता किसी प्रॉपर ब्लड से, और वो उसके अंदर खून के थक्के पैदा कर देता है। पूरे शरीर के अंदर जहाँ जहाँ हमारा खून जा रहा है वहाँ थक्के हो जाते हैं और मरीज की मृत्यु कुछ ही मिनटों में या घंटों में हो जाती है।
उत्तर प्रदेश के झांसी में बारिश लोगों के साथ साथ स्कूली छात्रों के लिए आफत बन गई, जब स्कूल में पानी भर जाने की वजह से छात्रों को कई घंटे स्कूल में रहना पड़ा। स्कूल में क्लास चल रही थी, बाहर बारिश लगातार हो रही थी और देखते ही देखते पूरा स्कूल तालाब में तब्दील हो गया। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता गया, वैसे वैसे छात्रों के साथ साथ स्कूल का स्टाफ भी खौफ में आ गया, क्योंकि स्कूल के आंगन में भरा पानी क्लास के अंदर घुस गया, जिसके बाद सभी बच्चों को पहली मंजिल पर शिफ्ट किया गया। तो वहीं क्लास में भरे पानी को निकालने की कोशिश की जाती रही, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। स्कूल के बाहर खड़ी बाइक पूरी तरह से डूब गई, तो वहीं स्कूल पानी पानी नजर आया। आरोप लगा कि नगर निगम की अनदेखी की वजह से हालात बिगड़ गए, क्योंकि नालियों की वक्त पर सफाई न होने की वजह से पानी भर गया और बच्चे स्कूल में ही कैद। ब्रिटेन ने ऐलान किया कि वो अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया में परमाणु पनडुब्बियों का पहला बेड़ा तैनात करने वाला है, जिसे चीन के लिए चेतावनी माना जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में परमाणु पनडुब्बियां तैनात करके ब्रिटेन ने शी जिनपिंग की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि चीन इस चक्कर में था कि वो ऑस्ट्रेलिया को पैसिफिक रीजन में कमजोर करे, जिसके लिए उसने एक छोटे से देश सोलोमन आइलैंड्स को शीशे में उतारा और वहां सैन्य ठिकाना बनाने की गुपचुप डील की, जिसके बारे में ऑस्ट्रेलिया को पता चलते ही वो परेशान हो गया, क्योंकि सोलोमन आइलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया के बीच की दूरी केवल 1300 किलोमीटर है। इस मामले में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया और अब ब्रिटेन भी उसके साथ खड़ा दिख रहा है, क्योंकि उसने ऐलान किया कि अगले हफ्ते उसका परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर पर्थ शहर में तैनात किया जाएगा, जो इस इलाके में गश्त लगाएगा जहां चीन पहुंच सकता है। यानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने चीन को जवाब देने की तैयारी कर ली है। इन तीनों देशों ने चीन पर लगाम लगाने के लिए पिछले साल ऑकस समझौता किया था, जिसके तहत ब्रिटेन और अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 8 परमाणु पनडुब्बियां देने का वादा किया था, क्योंकि 2021 में हुए ऑकस समझौते का मकसद था ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, जिससे दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया की नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा और वो समंदर पर राज करने का सपना देख रहे चीन को मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा। ऑस्ट्रेलिया का साथ देने के लिए अमेरिका पहले दक्षिण चीन सागर में अपना बेड़ा उतार चुका है और अब ब्रिटेन ने भी वही करने का फैसला किया। ऑकस समझौता हुआ ही इसलिए था कि तीनों देश चीन की दादागिरी खत्म कर सके, क्योंकि इस समझौते के बाद तीनों देश केवल एक दूसरे की सैन्य सहायता नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी भी साझा करेंगे। मतलब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन की ये तिकड़ी शी जिनपिंग को चित करने के लिए तैयार है। चीन इंडो पैसिफिक रीजन में लगातार अपने पैर पसार रहा है। वो ताइवान की वजह से पहले ही अमेरिका से दुश्मनी मोल ले चुका है। उसे ताइवान भी चाहिए और इंडो पैसिफिक रीजन में बादशाहत भी, यानी ड्रैगन की भूख बढ़ती जा रही, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। यही वजह है कि उसने ऑस्ट्रेलिया तक को अपने निशाने पर लेने की तैयारी कर ली, यानी चीन की महत्वाकांक्षा से ऑस्ट्रेलिया डर रहा है। लेकिन ऑकस समझौता उसकी ताकत बन सकता है, क्योंकि उसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देशों का साथ मिलेगा जो समंदर में उसकी शक्ति बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की लड़के को पीटती दिख रही है। मारपीट का ये वीडियो लखनऊ के विभूति खंड का बताया गया। एक कैफे के बाहर कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद एक लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो दूसरे लड़के पर टूट पड़ी। उसने लड़के से जमकर मारपीट की। गुस्साई लड़की ने लड़के को पहले हाथों से मारा और फिर पास ही रखा एक गमला उठा लिया और उस लड़के पर कई बार किए। देखते ही देखते कैफे के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालात ये हो गए कि एक आदमी को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। आदमी ने लड़के को वहाँ से हटाया और उस लड़की को उसकी दोस्त बाहर ले गई। आदमी के आने के बाद मामला तो शांत हो गया, लेकिन फर्श पर बिखरे गमले और मिट्टी लड़की के गुस्से का गवाह बन गए। महंगाई के मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों ने महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर फिर प्रदर्शन किया। कानपुर के विकास दुबे मुठभेड़ केस को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। साथ ही यूपी सरकार को इस मामले से जुड़ी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का भी आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर ही एक आयोग ने इस मामले की जांच की थी। प्रयागराज में कुछ लोगों पर एक स्कूल के गेट के बाहर 3 देसी बम फेंकने का आरोप लगा। केरल के तिरुवनंतपुरम से चौंकाने वाला मामले सामने आया। वहां कॉलेज के कुछ छात्रों ने बस स्टैंड पर सीट को 3 हिस्से में बांटने का विरोध किया। छात्रों का आरोप है कि इलाके के कुछ लोगों ने बेंच के 3 हिस्से कर दिए ताकि लड़के और लड़कियां एक साथ न बैठ सकें। और इसी बात ने तिरुवनंतपुरम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के इन छात्रों को गुस्से से भर दिया, जिसके विरोध में वो बस स्टैंड पर पहुंचे और एक दूसरे की गोद में बैठकर उन्होंने इलाके के कुछ लोगों की इस हरकत का विरोध किया। सामने आई तस्वीरों में बस स्टैंड पर इस कॉलेज के कुछ छात्र और छात्राएं एक दूसरे की गोद में 3 हिस्सों में बटी सीट पर बैठे नजर आए।
പ്രശ്നമായിട്ട് നാട്ടുകാർ കാണുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു तस्वीरों में साफ दिखा कि बस स्टैंड में लगाई गई बेंच को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर छात्र एक दूसरे की गोद में बैठ गए। एक तस्वीर तो इन छात्रों ने ऐसी खिंचवाई कि ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि बेंच को 3 हिस्सों में बांटा भी गया था। और ये तरीका उन्होंने इसलिए अपनाया ताकि वो इलाके के लोगों की सोच का विरोध कर सके। बताया गया कि ये बस स्टैंड उन छात्रों के कॉलेज के पास ही मौजूद है, जहां से उनका हर रोज आना जाना होता है। ऐसे में इलाके के कुछ लोगों की इस हरकत ने उनमें बगावत के सुर छेड़ दिए। छात्रों का आरोप है कि इलाके के कुछ लोगों ने बेंच को 3 अलग अलग हिस्सों में इसलिए बांटा ताकि लड़के और लड़कियों को एक साथ बैठने से रोका जा सके। कॉलेज के इन छात्रों का यह भी कहना है कि कुछ लोग उन्हें एक साथ देखकर परेशान भी करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इलाके के कुछ लोगों पर लड़कियों के पहनावे पर गलत कमेंट करने का भी आरोप लगाया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद शहर की मेयर RS राजेंद्रन वहां पहुंची, जिसके बाद उन्होंने कुछ ट्वीट भी किए और छात्रों का समर्थन किया। എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ ഇത് പൊളിച്ചു മാറ്റാനും നഗരസഭയുടെ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാനും ഇവിടെ തീരുമാനിക്കുകയാണ്। बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद मेयर ने उस जगह का न सिर्फ मुआयना किया बल्कि कॉलेज के उन छात्रों से मुलाकात भी की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम कल शाम से ही शिक्षा भर्ती घोटाले में ये छापेमारी कर रही है, जिसमें ये भी देखा गया कि पार्थ चटर्जी की करीबी के ठिकाने से घर से पैसों की बरामदगी होती है, 20 करोड़ रुपए कैश बरामद होता है। अब इनके घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है, तो इसमें भी कई सबूत ईडी के हाथ लग सकते हैं। टीचर भर्ती घोटाले में ईडी का एक्शन देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। मेरी सहयोगी आशिका फोन लाइन पर मौजूद है। आशिका, इस छापेमारी से जुड़ी और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, 24 घंटे का समय लगभग हो चुका है। पार्थ चटर्जी के घर पर खुद उनसे पूछताछ कर रही है ईडी की एक टीम, और इसके अलावा कई ठिकानों पर करीब कोलकाता और बंगाल की कई जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, जिसको लेकर के विपक्ष के निशाने पर आ रहे हैं पार्थ चटर्जी, वो यही है कि उनकी करीबी जो है उनके घर से करीब 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं, और भी जगहों पर छापेमारी चल रही है ईडी की तरफ से। बिल्कुल, और ये बड़ा मुद्दा भी बन गया है आशिका, जिसको लेकर के पश्चिम बंगाल की सियासत गर्म है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल की सियासत के लिए। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि विरोधी दल के निशाने पर पूरी तरह से पार्थ चटर्जी आ चुके हैं। और आपको ये भी याद दिला दूं कि परसों ही ममता बनर्जी की 21 जुलाई की बहुत बड़ी रैली थी, जहां उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, और ये आरोप टीएमसी की तरफ से उसके बाद से लग रहा है कि ईडी और सीबीआई जो है उनकी रैली के बाद से ही सक्रिय हो गई है, जहां ममता बनर्जी ने उनके ऊपर उंगली भी उठाई थी। हालांकि जो छापेमारी है उसमें बड़ी संख्या में ये कैश बरामद हुआ है, जो कि जाहिर तौर पर एक उंगली उठाने का कारण। ठीक है आशिका। इस बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी से डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए, जिनमें कई बच्चे फंस गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। उसमें एक स्कूल के कुछ बच्चे बरसाती नाले को पार करने की कोशिश में जुटे दिखाई दिए, लेकिन उफान इतना ज्यादा था कि जरा सी चूक उनकी जान पर भारी पड़ सकती थी। गदेरा यहाँ पे आता है, स्कूली के बगल में है, वहाँ से हमें जाने में बहुत दिक्कत होती है। देखते ही देखते पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि रास्ते को पार करना मुश्किल नजर आने लगा, जिसके बाद बच्चों की मदद के लिए उनका एक टीचर आगे आया, जिसने वहां मौजूद छात्राओं का हाथ पकड़कर उन्हें पूरी सावधानी से फिसलन भरा रास्ता पार कराया। गुजरात के वलसाड से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पुल न होने की वजह से लोगों को तैरकर नदी पार करनी पड़ रही है, और बारिश के मौसम में लोग जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। बारिश के मौसम में जगशनार नदी में उफान आ गया, लेकिन लोगों की जिंदगी थमी नहीं। पुल न होने की वजह से कई साल से लोग ऐसे ही नदी तैरकर पार करते रहे और जान जोखिम में डालने को मजबूर दिखे। नदी को पार करने के लिए टायर ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, तो वहीं प्लास्टिक बैग और लकड़ी की राफ्ट का इस्तेमाल करते दिखे। लोगों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जाने के लिए नदी पार करते नजर आए। गुजरात के वलसाड के इस वीडियो ने झकझोर कर रख दिया, जिस पर जिम्मेदारों की उपेक्षा की वजह से लोग शिकार हुए और यहाँ रहने वाले लोग सुविधा से वंचित हो गए। स्कूल से लेकर अस्पताल तक जाने के लिए इस नदी को पार करना जरूरी है। कई शिकायतों के बाद भी आज तक किसी ने इनकी नहीं सुनी। पूर्वी यूक्रेन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद पुतिन की सेना ने दक्षिण यूक्रेन में अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी, और इसी कड़ी में उसने काला सागर के पास बसे मिकोलाइव शहर पर कब्जा जमाने के लिए हमले तेज कर दिए।
जिसके लिए रूसी सेना ने अपने बेहद ताकतवर मिसाइल सिस्टम इस्कंदर का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से किए गए हमलों का एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी किया गया। इस वीडियो में उसके सैनिक दक्षिण यूक्रेन के मिकोलाइव शहर पर आसमान से मिसाइल की बारिश करते दिखाई दिए। इस्कंदर से दागी गई मिसाइलें जहां गिरी, वहां एक के बाद एक कई जोरदार धमाके होते नजर आए और वहां से धुएं का बवंडर उठता दिखाई दिया। रूस ने दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो गई। देश के बड़े हिस्से में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तेलंगाना के महबूबाबाद में बरसात से लोग परेशान दिखे। यहाँ बारिश में एक स्कूल बस फंस गई, जिसमें 16 बच्चे मौजूद थे। चारों ओर पानी होने की वजह से बस आगे नहीं बढ़ पा रही, जिसके बाद लोग मदद के लिए आगे आए और एक एक कर बच्चों को बस से बाहर निकाला। लोगों ने बच्चों को गोद में उठाकर सुरक्षित किनारे पर पहुंचाया। तेलंगाना में आसमान से बरसी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। सड़कें सैलाब में डूब गई तो लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। लेकिन मुश्किलों भरे इन हालात में भी कुछ लोग घर से निकले और किसी तरह आगे बढ़ते नजर आए। बारिश के पानी में डूबे इलाकों में सभी लोग परेशान नहीं दिखे। बच्चों के लिए बारिश के पानी में डूबे मैदान मस्ती का जरिया बन गए। पानी भरे इलाके में बच्चे खेलते हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। असल में बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हावड़ा में जहरीली शराब पीने से हुई 10 लोगों की मौत के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, जबकि बंगाल सरकार से बीजेपी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली थी। इसके बावजूद बीजेपी के कई कार्यकर्ता हावड़ा में एसपी ऑफिस का घेराव करने पहुंच गए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने जबरदस्त तैयारी की थी। जैसे ही पुलिस वालों ने आगे बढ़ते कार्यकर्ताओं को रोका, वहां बवाल शुरू हो गया। जय श्री राम के नारे लगाते हुए कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए तो कुछ ने लोहे की बैरिकेडिंग को तोड़ने में अपनी पूरी जान लगा दी, जिसका असर दिखते ही वहां कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती गई। कई लोगों ने एक साथ बैरिकेड को खींचा और एक झटके में उसे रास्ते से हटा दिया। फिर तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऐसा जश्न मनाया मानो कोई जंग जीत ली हो। इसके बाद वो लोग आगे बढ़े और सीधे पुलिस वालों से धक्का मुक्की पर उतर आए। बीजेपी के कार्यकर्ता शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में एसपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उसकी इजाजत न मिलने से वो भड़क गए, जिसके बाद वहां काफी देर तक बवाल मचा रहा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को अब अमेरिका फाइटर प्लेन की मदद भेजेगा। हालांकि ये वो लड़ाकू विमान है जो खुद अपनी सेना से हटाने वाला है। यानी जो लड़ाकू विमान अमेरिका के किसी काम के नहीं रहे, वो यूक्रेन को भेजे जाएंगे। अमेरिका जिस A-10 फाइटर जेट को भेजेगा वो 50 साल पुराना है। हालांकि रूस से मुकाबले के लिए जेलेंस्की ने F-15 या F-16 जैसे हाईटेक विमानों की मांग की थी, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं हुआ और जो A-10 विमान वो देने जा रहा है वो उसकी खुद की एयरफोर्स से रिटायर होने वाले हैं। यानी अमेरिका ने मदद तो की, लेकिन वो लड़ाकू विमान नहीं दिए तो शायद रूस के खिलाफ इस जंग में ज्यादा कारगर साबित हो सकते थे। असल में डॉनबास में पुतिन की सेना आसमान से यूक्रेन की फौज पर जोरदार हमले कर रही है और लड़ाकू विमानों की कमी की वजह से यूक्रेन पलटवार नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए उसने अमेरिका से आधुनिक फाइटर जेट देने की गुहार लगाई थी, लेकिन अमेरिका मदद के नाम पर पुराने पड़ चुके विमान थमाने जा रहा है। साथ ही वो कुछ पायलटों को भी यूक्रेन भेजेगा जो यूक्रेन की सेना को आसमानी लड़ाई की ट्रेनिंग देंगे। हालांकि अमेरिका ने यह भी साफ किया कि जेलेंस्की को जिस तरह के लड़ाकू विमानों की जरूरत है वो भी आने वाले दिनों में उनको दिए जाएंगे। भारत का मिशन गगनयान 2023 में लॉन्च होगा, जिसके जरिए भारत अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में अपना पहला कदम रखेगा। अमेरिका पहले ही इस सेक्टर में कूद चुका है और अब बारी है भारत के अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में एंट्री लेने की, जिसकी शुरुआत होगी अगले साल लॉन्च होने वाले मिशन गगनयान से। भारत सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में एंट्री की तैयारी शुरू कर दी है और अगले साल पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में गगनयान भेजकर वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगा। भारत अपने पहले अंतरिक्ष मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को भी भेजेगा जो 3 दिन स्पेस में रहेंगे, लेकिन इससे पहले अलग अलग टेस्ट किए जाएंगे ताकि अंतरिक्ष में भारत का मिशन गगनयान सफल रहे, जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों की टीम दिन रात पसीना बहा रही है। पहले यह प्लानिंग थी कि गगनयान 7 दिन तक पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, लेकिन अब प्लान बदल चुका है और भारत का गगनयान 3 दिन तक धरती का चक्कर लगाएगा और धरती से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में रहेगा। इस मिशन के लिए इसरो ने DRDO की मदद से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक विशेष सूट तैयार किया है, जिसे पहनकर भारतीय वायुसेना के 3 पायलट गगनयान में सवार होंगे। ये पायलट रूस से इसकी ट्रेनिंग पूरी करके लौटे हैं और फिलहाल बेंगलुरु में गगनयान मॉड्यूल की ट्रेनिंग ले रहे हैं। 2023 में गगनयान की असली उड़ान से पहले इसके 3 टेस्ट भी किए जाएंगे, जिनमें इसमें इंसान नहीं रोबोट सवार होंगे।
जिसके लिए इसरो ने व्योम मित्र नाम की रोबोट तैयार की है, जो अंतरिक्ष से इसरो को अपनी रिपोर्ट भेजेगी, जिसके बाद भारत अगले साल अपने 3 पायलट अंतरिक्ष में भेजेगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ गगनयान मिशन को भारत के लिए मील का पत्थर मानते हैं। यही नहीं, उनका मानना है कि इंसान धरती पर हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि एक दिन धरती खत्म हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि इंसान रहने के लिए दूसरी जगह तलाश करे। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने यह बयान अंतरिक्ष यात्रा की अहमियत को समझाते हुए दिया। एक सवाल के जवाब में एस सोमनाथ ने कहा कि डायनासोर की तरह एक दिन इंसान भी धरती से खत्म हो जाएगा, जिसके लिए या तो वो खुद जिम्मेदार होगा या प्रकृति। इसलिए इंसानों ने नई जगह रहने के लिए नहीं चुनी, तो एक न एक दिन धरती खत्म होगी और उसके साथ इंसान भी। यानी इसरो चीफ इंसान को भविष्य की हकीकत बता रहे हैं और इसे अंतरिक्ष यात्रा की अहमियत से जोड़ रहे हैं। वैसे सुनने में यह बयान अजीब लगता है, लेकिन ये तो हकीकत है कि डायनासोर धरती में हो रहे बदलाव को झेल नहीं पाए थे और खत्म हो गए थे, और इंसान के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि तरक्की के चक्कर में उसने प्रकृति से जबरदस्त खिलवाड़ किया है। इसरो चीफ ने अपने बयान में इसी ओर इशारा किया और कहा कि डायनासोर मारे गए क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन इंसान हैं। इसके बावजूद इंसानों की जिंदगी धरती पर बेहद सीमित है। तब तक इंसान को अपनी नस्ल बचाने के लिए अंतरिक्ष में दूसरी जगह तलाशनी होगी, वरना हम भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे डायनासोर थे। इसरो चीफ ने इसी ओर इशारा करते हुए लोगों को अंतरिक्ष यात्रा की अहमियत समझाई। बड़ी खबर यूपी के हाथरस से आ रही है, जहां कांवड़ियों को रोक दिया। हादसे में 5 कांवड़ियों की मौके पर मौत हो गई है, तो वहीं 2 कांवड़ियों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह हादसा आगरा अलीगढ़ रोड पर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं यूपी के हाथरस में, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक ने कांवड़ियों को कुचल दिया और दुखद खबर ये निकल करके सामने आई है कि इस हादसे में 5 कांवड़ियों की मौत हो गई है, जबकि 2 कांवड़ियों की हालत गंभीर बनी हुई है। करीब 2-2:15 बजे के आसपास सादाबाद थाना क्षेत्र पड़ता है जनपद हाथरस में। यहाँ पर एक दुखद हादसा हुआ है। इसमें पीछे से एक डंपर ने इनको एक्सीडेंट किया है, जिसमें अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है, तो जो 7 कांवड़ी चल रहे थे वो घायल थे, उनको चोट लगी। इसमें अभी तक की प्राप्त जानकारी में 5 कन्फर्म्ड कैजुअलिटी हैं, एक और की स्थिति क्रिटिकल है। जो बाकी उनके साथी कांवड़िए हैं वो यहीं पर हैं, उनसे काफ़ी चर्चा बात हुई है, और अभी बाकी जो कार्रवाइयाँ हैं, विधिक कार्रवाइयाँ हैं, वो सब की जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के कानाचक सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पाकिस्तानी ड्रोन वापस लौट गया। बीएसएफ और पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तानी ड्रोन यहां पर देखा गया है कानाचक सेक्टर में, और अगर हम हाल के दिनों में देखें तो कई बार पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। मेरे सहयोगी पवन इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है, और क्या जानकारी इस ड्रोन के बारे में मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, बीती रात कानाचक सेक्टर जो जम्मू सेक्टर का इलाका पड़ता है, वहां पर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी ड्रोन जो था वो लगभग 50 मीटर भारतीय क्षेत्र में घुस आया था देर रात। और जब बीएसएफ के जवानों ने इस ड्रोन को ट्रैक करना शुरू किया तो कुछ ही समय के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर निकल गया। तो रात को बीएसएफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके को सर्च किया था। सुबह भी सर्च शुरू हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल बारिश के चलते सर्च को रोका गया है, क्योंकि जम्मू में सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन ड्रोन पाकिस्तान की ओर वापस निकल गया था। जी पवन, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैयालाल मर्डर केस में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने आरोपी जावेद मंसूरी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कन्हैयालाल की हत्या वाले दिन जावेद मंसूरी ने ही रेकी की थी और आरोपी रियाज को कन्हैयालाल की दुकान पर होने की जानकारी भी दी थी। हत्या के एक दिन पहले भी आरोपी जावेद मंसूरी ने रियाज से मुलाकात की थी, जहाँ हत्या की योजना पर चर्चा की गई थी। आरोपी जावेद मंसूरी मालदास स्ट्रीट में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान में काम करता है। तो जावेद मंसूरी की यहां पर गिरफ्तारी होती है, ये अहम इसलिए है क्योंकि इसी ने रियाज को जानकारी दी थी, रेकी की थी कन्हैयालाल की, और रियाज को यह बताया था कि कन्हैयालाल दुकान में मौजूद है। तो ये अहम गिरफ्तारी है जावेद मंसूरी की। रियाज को जानकारी देने का इस पर आरोप है, और इस मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां बढ़ती चली जा रही हैं।
सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में 2 और आरोपी कुछ दिन पहले पंजाब पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारे गए। अमृतसर में पंजाब पुलिस और आरोपियों के बीच भारी गोलाबारी हुई, जिसमें दोनों आरोपी जगरूप रूपा और मनप्रीत मानू मारे गए। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों पर काफी समय से पीछा किया जा रहा था। अचानक पुलिस को इनकी खबर लगी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को घेर लिया और उनसे सरेंडर के लिए कहा, लेकिन दोनों ने पुलिस टीम पर आधुनिक हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में मारे गए। पुलिस को दोनों आरोपियों के पास से 2 AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। अमृतसर में पाकिस्तान बॉर्डर से महज 7 किलोमीटर दूर जो चीचा खुर्द गांव था, जहां पर कि पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के जो दोनों हत्यारे थे, शूटर जगरूप रूपा और मनप्रीत मानू को ढेर कर दिया। आप एक पेड़ जो है उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, ये पेड़ गवाही दे रहा है कि कितनी जबरदस्त और ताबड़तोड़ जो है वो फायरिंग हुई है। एक्सचेंज फायर जो है वो शूटर्स और पुलिस की तरफ से हुआ है। इस पेड़ पर देखिए, मेरे सहयोगी चमन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो निशान है, देखिए 1 फायरिंग का निशान, 2 फायरिंग के निशान, 3 फायरिंग के निशान, 4 फायरिंग के निशान और देखिए यहाँ पर 5, 6, एक इधर बैक साइड में है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, करीबन 16-17 राउंड जो फायरिंग है। इस पेड़ पर भी उसके निशान मौजूद हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पर ये वो हवेली थी जहाँ पर शूटर्स रुके हुए थे और पुलिस ने लगातार चारों तरफ से उन्हें घेर रखा था। करीबन 350 से 400 पुलिसकर्मी थे। ये पेड़ गवाही दे रहा है, इस पर मार्किंग की है पुलिस ने कि किस तरह से जो एक्सचेंज फायर हुआ उसमें कितनी गोलियां जो हैं इस पेड़ पर भी लगी हैं। लगातार आप देख सकते हैं जबरदस्त फायरिंग हुई है और देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ईंटों के पास भी लगातार यहाँ पर जो फायरिंग हुई है। और देखिए यहाँ से मेरे सहयोगी चमन आपको दिखा रहे हैं, ये जो आप ऊपर का जो फ्लोर देख रहे हैं, छोटा सा कमरा, इसमें ही जगरूप रूपा जो है वो छुपा हुआ था। यहीं पे उसकी मौत हुई है, इनकाउंटर में वो ढेर हुआ है और लगातार उसके पास से AK-47 इसी कमरे से बरामद हुई थी। इस पे आप देख सकते हैं कितनी गोलियों के निशान हैं। हम यहाँ से देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में गिनती मेरे लिए कम पड़ रही है, इतनी फायरिंग यहाँ पर हुई है, कितनी जबरदस्त फायरिंग हुई है। और यहाँ पर देखिए जो घने पेड़ थे, खेतों का फायदा उठाया शूटर्स ने और पुलिस को ये ऑपरेशन में काफ़ी मशक्कत करना पड़ी। और उसके बाद पुलिस से जो जानकारी मिली है कि जब जगरूप रूपा ढेर हो गया, उसके बाद भी वो जो उसके हथियार थे उससे भी लगातार जो मानू है वो पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग कर रहा था। तो कितनी जबरदस्त फायरिंग हुई है और उसकी गवाही जो है ये पेड़ दे रहा है। अब बात करेंगे पाकिस्तान की राजनीति से जुड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान ने प्रदर्शन का ऐलान किया। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन के नाम पर जमकर तोड़फोड़ की गई, साथ ही उपद्रव किया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शरीफ को पंजाब प्रांत का CM घोषित किया गया, जिसका विरोध इमरान खान ने किया और प्रदर्शन का ऐलान भी किया। तो 2 तस्वीरें प्रदर्शन की आपके सामने हैं। पहली तस्वीर कराची की सामने आई है, जहां पर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तो वहीं दूसरी तस्वीर रावलपिंडी की है, जहां PTI के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। तो 2 तस्वीरें कराची और रावलपिंडी की, जहां पर PTI के कार्यकर्ता समर्थक सड़कों पर उतर आए, जमकर उपद्रव मचाया। इस बीच पाकिस्तान की सड़कों पर उत्पात भी जमकर किया गया। लोग सड़क पर उतरे और तोड़फोड़ करने लगे। हजारों की भीड़ एक गाड़ी पर टूट पड़ी और उसे तोड़ दिया। पाकिस्तान की सड़क पर अराजकता का माहौल देखने को मिला।